हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है यानी 2023 का क्वेश्चन पेपर, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इसी के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। उसके बेस में जो कॉन्सेप्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। आज हम इसके आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है। 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है। यानी दो हमारे पास आवेश के गोले हैं, ठीक है। अब ये जो आवेश के गोले हैं, इनका जो आवेश है यानी जो इसका चार्ज है वो कितना है, 1.5 यानी 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम। अब इन दोनों को क्या किया गया है, एक दूरी पे रखा गया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अब आपसे क्या कहा गया है, दोनों जो आवेश हैं, दोनों जो चार्ज हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच की जो लाइन है, इन दो चार्ज के आवेशों के बीच की जो लाइन है, उसका जो मिड पॉइंट है या जो उसका मध्य बिंदु है, वहां पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना, यानी ई का मान निकालना। Two tiny spheres carrying charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 centimeter apart. Find the electric field at the midpoint of line joining the two charges. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो आवेश दिए हैं और इन दो आवेशों के बीच में या इसके जो मध्य बिंदु है वहां पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र निकालना। ठीक है, तो आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो जो है आवेश है, चार्जेस हैं, Q1 और Q2। Q1 का जो मान है वो 1.5 माइक्रोकूलम है। वहीं अगर हम Q2 के मान की बात करें वो 2.5 माइक्रो। अब ये जो दो चार्जेस हैं, इनकी जो दूरी है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और इन दोनों के बीच में एक बिंदु है, ठीक है, ये O बिंदु मान लीजिए। यहां पर आपको E का मान निकाल, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम मध्य बिंदु की बात कर रहे हैं तो जो आपका Q1 आवेश है उसकी मध्य बिंदु से दूरी कितनी होगी, 30/2, ठीक है, या 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर हम बात करें O और Q2 की, तो इनके बीच की भी जो दूरी होगी वो 15 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो यानी जो आपके D का मान आएगा, ठीक है, या जो दूरी आएगी Q1 और Q2 की O से, वो कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर। या आप इसको 30/2 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपके चार्जेस जो है रखे गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर लेंगे। आपको Q1 का मान दिया गया है, कितना है, 1.5 माइक्रोकूलम। इसी तरीके से Q2 का भी मान दिया गया है, कितना है, 2.5 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की दूरी A बिंदु मान लीजिए, से B बिंदु मान लीजिए, दोनों के बीच की दूरी या D की वैल्यू दी है आपकी 30 सेंटीमीटर। इसे मीटर में परिवर्तित करेंगे, ठीक है, मीटर में परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, 0.3 मीटर। अब हमें क्या करना है, हमें O बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र निकालना है, E का मान निकालना है। अब अगर हम E के मान की बात करें, ठीक है, तो जब आपने डायपोल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहां पर हमने E की वैल्यू निकाली थी कि किसी भी मिड पॉइंट पे E का मान क्या होता है।
उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? कि अगर आपके पास दोनों आवेश का जो साइन है वो सेम है, एक है, तो क्या होता है, दोनों के कारण जो आपके क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो आपस में माइनस हो जाता है। यानी हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि E बराबर हो जाएगा आपका Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र माइनस Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र माइनस Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इससे क्या आ जाएगा, आपको ये जो दो आवेश हैं इनके मध्य में जो भी बिंदु है, इनके बीच में कोई भी हो सकता है, चाहे बिल्कुल बीच में हो, चाहे कोई भी पॉइंट हो, वहां पे आप इस फॉर्मूले के माध्यम से आप ई का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कारण जो हम यहाँ पे दूरी लेंगे उसे आप हाफ कर देंगे, यानी आधा कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की। तो Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, या Q2 के कारण E का जो मान है वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है, d/2। दूरी d/2 क्यों ली है, क्योंकि हम इस बिंदु पर, O बिंदु पर जो कि मध्य बिंदु है, वहां पर Q2 के कारण जो है विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो Q2 की O से दूरी कितनी है, d/2। तो यहाँ पे जो दूरी आएगी वो d/2 ही आएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी Q1 जो चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड O बिंदु पे है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d/2 का होल स्क्वायर। तो E की जो वैल्यू आएगी O पर, उसका फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें जितनी भी कॉमन टर्म है उसको एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d/2 का स्क्वायर दोनों जगह बराबर है, सेम है, क्योंकि d का मान क्या है आपका 0.3 मीटर, और इसका आप हाफ लेंगे दोनों केसेस में। तो ये सब आप बाहर ले लेंगे, अंदर ब्रैकेट में बचेगा Q2 माइनस Q1। तो आप लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d/2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा Q2 माइनस Q1, ठीक है, Q2 माइनस Q1, इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ लिख देंगे आप, 9 इंटू 10⁹। d/2 का मान कितना होता है, 0.3/2 का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं ब्रैकेट की, Q2 का मान कितना है, Q2 का मान है 2.5, 2.5, Q1 का मान कितना है 1.5, ठीक है, माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.5, 1.5, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये किस में है, माइक्रो कूलम में है, माइक्रो कूलम में आपका आ जाएगा 10⁻⁻⁶, ठीक है, क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, कूलम में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁶। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 10⁻⁹, नीचे 0.3 का स्क्वायर कर देंगे, 2 आपका ऊपर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2.5 माइनस 1.5, तो यहाँ 1 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁶। सॉल्व करेंगे इसे,
पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 0 पर आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 400 इंटू 10 की जो पावर है वो 9 है, ठीक है, और दूसरा क्या है -6, तो यहाँ पे आपकी यहाँ पे -6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आया 400 यानी 400 गुणा 10⁻3, ठीक है, या आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁵, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे आपका ये इस तरीके से E की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, ये आपका 3 मार्क्स का प्रश्न है। डोमेन सिद्धांत के आधार पर लोह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डोमेन थ्योरी के माध्यम से, डोमेन सिद्धांत के माध्यम से लोह चुंबक के बारे में बताना है कि किस तरीके से इसमें मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। अब अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, ठीक है, लोह चुंबक की बात करें, तो आप जानते हैं इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आपका लोहा हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये इसके उदाहरण हैं। और ये इस प्रकार का ये जो है ये एक इस तरीके का पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है, आपके जो इसके एटम्स है, जो इसके परमाणु है, उनका अपना जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, यानी अपना जो है इनका चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक है, हर एक एटम का। ऐसा हमने पैरामैग्नेटिक में भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपके एटम्स होते हैं, ठीक है, सबका अपना एक जो है डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन पूरे पदार्थ का जो नेट डायपोल मोमेंट होता है, जो आपका चुंबकीय आघूर्ण होता है, कुल जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 0 होता है, लेकिन हर एक एटम का अपना आघूर्ण होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो एटम्स होते हैं उनका ग्रुप कुछ इस तरीके से बनता है कि इनका जो डायपोल मोमेंट है या इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो एक ही दिशा में होता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ आपके, जैसे आप देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे एटम है, कुछ परमाणु है, इनका आघूर्ण इस तरफ है, कुछ का आपका इधर हो जाता है, कुछ का इस तरफ होता है, ठीक है, इस तरीके से ग्रुप बन जाते हैं। जबकि जब हम पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे थे तो पैरामैग्नेटिक में क्या हुआ था, सबका अपना अपना, हर एक एटम का, हर एक परमाणु का अपना आघूर्ण था, लेकिन उनकी दिशा अलग अलग थी और वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनका आघूर्ण एक दिशा में होता है, कुछ का दूसरी दिशा में, कुछ का किसी और दिशा में, इस तरीके से ये ग्रुप बनाते हैं। और इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, डोमेन। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डोमेन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आपकी डोमेन थ्योरी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो किस तरीके से, या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जब उसे हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, क्या परिवर्तन आता है, किस तरीके से वो मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप बने, ठीक है, ग्रुप बने हैं। कब बने हैं, जब आपने फील्ड नहीं लगाई। यहाँ पे फील्ड का एब्सेंस है, आपने कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया है। और यहाँ पे क्या है, जो आपका ये पदार्थ है इसमें डोमेन्स बने हैं। डोमेन्स यानी बहुत सारे एटम्स हैं, उनका ग्रुप है जो कि एक ही दिशा में क्या है, अलाइन हो रखे। अब इन अलाइनमेंट के कारण क्या होता है, जो इसका नेट डायपोल मोमेंट है या इसका जो कुल चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 होता है। तो इनका जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब जब हम इसे फील्ड में रखते हैं, यानी हम क्या करते हैं, इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करें। अब जैसे कि आप पहली फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 डोमेन दिखाए, 4 डोमेन दर्शाए।
जो यहाँ पे एरो दिखाई गई है या दर्शाई गई है वो इनके आघूर्णों की दिशा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र लगाया, एक्सटर्नल फील्ड लगाया, किस दिशा में, इस दिशा। अब आप देख सकते हैं कि कुछ डोमेन या ये जो हिस्सा है इसका जो आघूर्ण है वो उसी दिशा में है जिस दिशा में जो है क्षेत्र लगाया गया है, फील्ड लगाएगी। अब जैसे ही हम क्षेत्र लगाते हैं, फील्ड लगाते हैं, तो जो बाकी डोमेन जैसे ये वाले डोमेन, ये वाला डोमेन, इनके भी जो आपके जो कुछ परमाणु है या एटम्स हैं वो भी फील्ड की दिशा में अलाइन हो जाते हैं, फील्ड की दिशा में उनका क्या हो जाता है, आघूर्ण हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे करके क्या होता है, जो बाकी डोमेन है यानी ये डोमेन आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि इनका जो रीजन है, इनका जो क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके कुछ एटम क्या कर रहे हैं, फील्ड की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में अलाइन हो रहे हैं। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये जो क्षेत्र है, बाकी जो क्षेत्र है, ठीक है, मान लीजिए बी, सी और डी क्षेत्र है, ये क्या हो रहे हैं, ये कम होते जा रहे हैं और इनके एटम्स क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके फील्ड की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में अलाइन हो गए और फाइनली क्या हुआ, फाइनली सारे के सारे जो एटम्स है, सारे के सारे जो परमाणु हैं वो फील्ड की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में अलाइन हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है, जो आपके डोमेन्स हैं वो एक्सटर्नल फील्ड में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, उसके सारे के सारे एटम धीरे धीरे करके क्या करते हैं, अलाइन हो जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि वह डोमेन जिसमें जो नेट जो आघूर्ण है, जिसका फील्ड की दिशा में होता है, वो बड़ा होता जाता है और धीरे धीरे करके सारे के सारे जो एटम्स हैं या सारे के सारे जो डोमेन्स हैं वो जो है एक्सटर्नल फील्ड की दिशा में अलाइन हो जाते हैं, उस दिशा में उनका आघूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है फेरोमैग्नेटिज्म जो है उसकी थ्योरी को हम समझ सकते हैं डोमेन थ्योरी के माध्यम से, और इसको हम विस थ्योरी भी कहते हैं। विस ने ही इसे इस तरीके से एक्सप्लेन किया। अब हम इसके आंसर की बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये डायग्राम बनाना। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद आपको इसके बारे में लिखना है। ठीक है, विस प्रपोज्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स, यानी जो विस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने फेरोमैग्नेटिक डोमेन के कॉन्सेप्ट को जो है प्रतिपादित किया या दिया। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट, neighboring atoms of the ferromagnetic material due to interaction from several number of very reason, तो इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लोह चुंबकीय पदार्थ है, उसके जो आसपास के नेबरिंग जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, these regions were called domains, और इस इंटरैक्शन के कारण क्या होता है, जो आपके कुछ एटम्स हैं वो एक साइड अलाइन हो जाते हैं और इन्हीं ग्रुप को या इन्हीं रीजन को हम क्या कहते हैं, डोमेन्स कहते हैं। His theory is also known as domain theory of ferromagnetism, और इनकी जो ये थ्योरी है इसको हम डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म यानी लोह चुंबकीय पदार्थ का जो है डोमेन सिद्धांत भी कहते हैं। The domain are aligned along the direction of the applied magnetic field grow in size, that is they align opposite to the field direction which get reduced। अब इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम इसमें, या जो आपका लोह चुंबकीय पदार्थ है उसमें जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उस साइड में जो डोमेन्स है वो ग्रो करते हैं, यानी डोमेन्स बढ़ते हैं। यानी जिस दिशा में आपने फील्ड लगाई है, जैसे अभी हमने बात की थी, आपने क्या किया, इस दिशा में फील्ड लगाई, पहले क्या था, इस तरीके से था। ठीक है, इस तरीके से आपके डोमेन्स बने हुए थे, लेकिन जैसे ही आपने फील्ड लगाई तो क्या हुआ, जो आपका डोमेन, ये वाला डोमेन है, ठीक है, ये वाला डोमेन, ये वाला जो डोमेन है ये ग्रो करने लग जाएगा, यानी ये डोमेन बढ़ने लग जाएगा।
और बाकी डोमेन जो विपरीत दिशा में है वो छोटे हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाकी डोमेन्स के जो एटम है वो भी इसी साइड अलाइन हो रहे हैं। In the presence of a weak external field, the magnetization in the material occur mostly by the process of domain growth. अब क्या होता है जब भी बाह्य क्षेत्र आया जाता है, ठीक है, बाह्य हम क्या करते हैं, क्षेत्र लगाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो ये देखा जाता है कि जो आपका डोमेन्स है वो क्या करते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड द मटीरियल गेट मैग्नेटाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट। अब इसी तरीके से अगर आप फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, पहले क्या था, फील्ड वीक थी, पहले क्षेत्र जो था वो वीक था, ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन के माध्यम से क्या हो रहा था, वो बढ़ रहा था। लेकिन जब फील्ड को हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, क्षेत्र को हम बढ़ा देते हैं, तो अलाइनमेंट प्रोसेस और ज्यादा हो जाती है। When the field is removed, the boundaries of domain do not recover their original position and the material is not completely demagnetized, but some magnetism still remains. फिर क्या देखा गया है, अब अगर हम क्षेत्र हटा देते हैं, हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया, तो ये देखा गया कि चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद जो आपका सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, वो पूर्ण तरीके से या पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, उसमें कुछ मैग्नेटिज्म रहा। तो आपने ये पढ़ा था कि जो आपके लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, उसमें अगर आप फील्ड को हटाते हैं तब भी उसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन या चुंबकत्व रहता है। तो उसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। क्या हुआ, फील्ड के कारण सारे के सारे डोमेन एक ही साइड में हो गए, एक ही तरफ उनका आघूर्ण हो गया। अब आपने हटाया तो वो एकदम से डीमैग्नेटाइज नहीं हुए, यानी उसके जो डोमेन्स है वो एकदम से जो है चेंज नहीं हुए या वो पहले जैसे नहीं हुए, जिस कारण उनमें चुंबकत्व रहा, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की आपको एक प्रॉपर्टी पता है लोह चुंबकीय पदार्थ की, कि इनका जो ये जो है, अगर आप फील्ड हटा देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं, फिर भी इनमें क्या रहता है, चुंबकत्व रहता है, ठीक है। लोह चुंबकत्व की व्याख्या, ठीक है, उत्पत्ति का कारण, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति का कारण। लोह चुंबकीय पदार्थों का भी प्रत्येक परमाणु एक चुंबक होता है, जिसमें कुछ नई चुंबकीय आघूर्ण, इसमें कुछ स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, परंतु लोह चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में कुछ ऐसे जटिल अन्योन्य क्रिया होती है जिनके कारण पदार्थ के भीतर परमाणुओं की संख्या अति सूक्ष्म आकार के प्रभाव क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। क्या कहा गया है कि जो आपके लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें हर एक जो उसका एटम है, ठीक है, हर एक उसका परमाणु क्या करता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है, उसका स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, और वहां पे कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिस कारण क्या होता है, ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है, समूह बन जाते हैं एटम के, जो एक ही साइड में लाइन होते हैं, एक ही तरफ उनका आघूर्ण होता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन में 10⁻17 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। अब ये जो डोमेन होते हैं, इनमें जो है 10⁻17 से 10⁻21 तक क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, तथा इनकी चुंबकीय अक्षें एक ही दिशा में संरेखित होती हैं। और ये जो डोमेन होते हैं, इनकी जो चुंबकीय अक्षें हैं, ठीक है, यानी इनकी जो ऑर्बिट है, उनकी दिशा क्या होती है, सेम होती है। प्रत्येक डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक तीव्र चुंबक की भांति व्यवहार करता है, परंतु ये सभी डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अनियमित ढंग से होते हैं, यानी अनियमित ढंग से इनका क्या होता है, वैसे तो अगर देखा जाए हर एक डोमेन क्या है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, लेकिन सबका ओरिएंटेशन या सबका जो आघूर्ण है वो अलग अलग दिशा में होता है, जिस कारण चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये एक चुंबक की तरह, या आप इनका चुंबकत्व नहीं देख सकते, या इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। इस प्रकार विन्यास है कि संपूर्ण पदार्थ का परिमाणिक चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, और इस तरीके से इनका जो है
जो है इनका ओरिएंटेशन होता है, इनका जो है आघूर्ण होता है कि जो आपका पूरा का पूरा जो पदार्थ है उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, अब हम बात करते हैं जब हम इस पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। चित्र में लोहे के 4 डोमेनों तथा उनके संभावित चुंबकीय आघूर्णों की स्थितियां प्रदर्शित की है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका ए चित्र है और इस चित्र में क्या दर्शाए गए हैं, जो है आपको 4 हिस्से इसके दर्शाए गए हैं, ठीक है, 4 डोमेन दिखाए गए हैं। इन 4 डोमेनों का आपको आघूर्ण की दिशा भी दर्शाई, ठीक है, आघूर्ण की दिशा भी यहाँ पे दर्शाई गई है। जब लोह चुंबकीय पदार्थों को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इन पदार्थों का परिमाणीय चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं रहता। अब क्या होता है, जब हम इसे किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या देखा गया है कि इनका जो कुल चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 नहीं रहता। यानी पहले हमने ये देखा कि जो डोमेन्स बनते हैं आपके लोह चुंबकीय पदार्थ में डोमेन्स बनते हैं, लेकिन हम उसे फील्ड में नहीं रख रहे, हम उसे चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रख रहे हैं, जिस कारण क्या होता है, इनका जो ओरिएंटेशन होता है या इनका जो आघूर्ण होता है वो अलग अलग दिशा में होता है, जिस कारण पूरे पदार्थ का जो आघूर्ण है या जो उसका परिमाणीय चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 हो जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि जब हम इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसका जो परिमाणीय चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 0 नहीं रहता है, बल्कि परिमाणीय चुंबकीय आघूर्ण निम्नलिखित 2 प्रकार से बढ़ता है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से 2 प्रकार से जो है आपका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो बढ़ता है। पहला है डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा, ठीक है, डोमेन के परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा। इस सिद्धांत के अनुसार जो डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुकूल अभिविन्यस्त होते हैं वे आकार में बढ़ते जाते हैं। इसके विपरीत जो डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से भिन्न दिशा में अभिविन्यस्त होते हैं वे आकार में छोटे होते जाते हैं। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इसके कारण ये है कि जो आपके डोमेन होते हैं, ठीक है, डोमेन पे जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखता है तो क्या होता है, वह क्षेत्र या वो जो परमाणु जो कि विपरीत दिशा में है वो धीरे धीरे करके क्षेत्र की दिशा में आ जाते हैं, यानी जो आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाई है उसकी दिशा में आ जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, इस कारण जो आपका डोमेन है उसका साइज बढ़ता जाता है। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है तो लोह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकन प्रायः डोमेनों के परिसीमाओं के विस्थापनों द्वारा होता है, ठीक है। अब अगर आपका जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है वो अगर दुर्बल है, यानी वीक आपने फील्ड लगाई है, कमजोर आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है, तो क्या होता है, यहाँ पे जो है डोमेनों की परिसीमाओं के कारण क्या होता है, जो है वो जो है आपका विस्थापनों द्वारा होता है, यानी विस्थापन होने के कारण आपके जो है डोमेन के साइज में या डोमेन का जो आकार है उसमें बढ़ोतरी होती है। इस स्थिति में चुंबकन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर डोमेन अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाते हैं, अतः पदार्थ पूर्णतः विचुंबकित हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं, ठीक है, तो अगर आपका जो है चुंबकत्व कम है या आपका जो है पूरी तरीके से सारे के सारे डोमेन एक जगह अलाइन नहीं हुए हैं, एक ही दिशा में नहीं हुए हैं, तो क्या होता है, अगर आप चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं, विचुंबकित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड पे रखते हैं, तेज या जो फील्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है और सारे के सारे डोमेन जो है आपके एक ही साइड में, एक ही दिशा में, फील्ड की दिशा में अलाइन हो जाते हैं, फील्ड की दिशा में हो जाते हैं, तो क्या होता है, फील्ड हटाने के बाद, क्षेत्र हटाने के बाद भी आपके पदार्थ में चुंबकत्व रहता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे की, जो है डोमेन के घूर्णन द्वारा। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर डोमेन इस प्रकार घूमने लगते हैं
कि सभी डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा लगभग बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ही हो जाती है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, इस केस में क्या होता है, जो आपके डोमेन्स है, डोमेन में जो आपके परमाणु है, एटम है, उनका जो विन्यास है या उसकी जो आघूर्ण की दिशा है वो क्या होती है, घूर्णन के द्वारा एक ही दिशा में कर दी जाती है, घूर्णन के कारण एक ही दिशा में हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जो चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। तो क्या होता है फिर, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होते हैं तो लोह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकन प्रायः डोमेनों के घूर्णन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या ज्यादा है, इस कारण क्या होता है, जो डोमेन है वो घूर्णन के कारण आपके डोमेन में वृद्धि होती है। इस स्थिति में चुंबकन की क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर डोमेन अपनी पूर्व अवस्था में पूर्णतः वापस नहीं आते। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम क्षेत्र हटा देते हैं तब भी क्या होता है, जो आपके डोमेन है वो अपनी पहली पोजीशन में नहीं आ पाते, क्योंकि सारे के सारे आपके जो डोमेन है वो एक ही दिशा में आघूर्ण हो गए हैं। किसके कारण, स्ट्रॉन्ग फील्ड के कारण, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के कारण। अतः पदार्थ पूर्णतः विचुंबकित नहीं होता, लेकिन बल्कि उसमें कुछ ना कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका विचुंबकित जो पदार्थ है वो विचुंबकित या डीमैग्नेटाइज पूरी तरीके से नहीं होता, लेकिन उसमें चुंबकत्व रह जाता है। और ये कब होता है, जब आप फील्ड कैसी लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन जब आप कम जो है या दुर्बल क्षेत्र लगाते हैं तो उस केस में क्या होता है, कुछ टाइम बाद आपका जो आपका पदार्थ है वो विचुंबकित यानी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है, आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपका, द्रव्यमान संख्या के फलन के रूप में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का ग्राफ खींचिए तथा समझाइए कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का नाभिक के स्थायित्व से क्या संबंध है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ mass number and explain what is the relation of binding energy per nucleon with stability of nucleus। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क से आपको करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ग्राफ डिस्कस करेंगे। और ये जो ग्राफ है, ठीक है, जो आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है या जो ये ग्राफ है वो आपको क्या दर्शाता है, क्या बताता है, किस किस कॉन्सेप्ट को आपको दर्शाता है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस। ठीक है, आपको इसे पढ़ना है, खुद से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ जो आपके आगे के प्रश्न हैं उन्हें भी आपको होमवर्क से करना। तो बच्चों, आज हमने जो आपका पेपर है 2023 का, उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, जितने जो मैंने आपको होमवर्क से क्वेश्चन दिया है उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो आपके बाकी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उनको भी आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, जितने भी आज तक हमारे जितने भी प्रश्न इस प्रश्न पत्र के हमने डिस्कस किए हैं, कोई भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको परेशानी होती है आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।